हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आज ये जो सीरीज़ चली हुई है असेसमेंट फॉर लर्निंग की, उसे ही कंटिन्यू करेंगे। कल एक क्लास हो चुकी है और आपने देख भी ली होगी। जिन लोगों को समझ नहीं आता है या कुछ टॉपिक या कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस अब कंटिन्यूअसली चलेंगी। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये आपका फिफ्थ पेपर है और ये सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है क्योंकि एक तरीके से रिसर्च लेवल का है। इसके अंदर न्यूमेरिकल आते हैं, स्टेटिक्स इसके अंदर है, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, यानी बहुत सारे टॉपिक हैं जो थोड़े से समझने में दिक्कत हो सकती है। तो धीरे धीरे अगर छोटा छोटा सा पढ़ेंगे, मतलब टुकड़ों में पढ़ेंगे, तो चीज़ें जल्दी समझ आ जाएंगी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जो है वो थ्योरिटिकल हैं, उनमें हम बड़ी बड़ी क्लासेस भी कर लेंगे तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्सनली मैसेज करना हो, पूछना हो कुछ भी, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था मेजरमेंट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या इसके स्टेप्स हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन, जो कि पेपर में भी पूछा गया है, फंक्शन ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन के कार्य। भाई मेजरमेंट के फंक्शन क्या होंगे? पेन चेंज कर लेते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन, यानी जब हम कोई भी चीज माप रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि चलो कपड़ा ही, हमें कोई भी चीज मापनी हो तो हम कपड़े को मापेंगे मीटर से, तो हमने कपड़े की वैरायटी अलग कर दी। हम लोहा नाम माप रहे हैं तो उसे हम किलो में मापेंगे, तो उसकी वैरायटी हमने अलग कर दी। यानी हम क्या करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे। लोहा अलग कर दिया, कपड़ा अलग कर दिया, प्लास्टिक अलग कर दिया। तो सारी चीजें क्या है, जैसे दूध है तो दूध हमने अलग रख दिया। तो ये क्या है, वर्गीकरण कर दिया हमने, क्या है, वर्गीकरण कर दिया। तो मेजरमेंट हेल्प इन क्लासिफाइंग द पीपल इन प्लेसिंग देम इन डिफरेंट कैटेगरीज, यानी इसी तरीके से जैसे हम सामान को वर्गीकरण करते हैं, इसी तरीके से अगर हमें प्यूपिल्स को क्लासिफाई करना हो, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रखना हो, तो हम क्या करेंगे, उन्हें भी एक तरीके से क्लासिफाई कर देंगे। जैसे कि स्कूल में आर्मी, इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन इज समटाइम्स वेरी एसेंशियल, यानी सभी जगह जरूरी है ये। स्कूल में अगर देखा जाए तो स्कूल में हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि भाई इस क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से 30 जो हैं एवरेज बच्चे हैं, 5 जो हैं टॉपर हैं, 5 उनसे थोड़े से कम इंटेलिजेंट हैं, तो इस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। या फिर 30 बच्चे हैं, टोटल किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें से 10 लड़कियां हैं और 20 जो हैं लड़के हैं, तो इस तरीके से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। या उनके अचीवमेंट के बेस पे, इंटेलिजेंस के बेस पे कि 5 बच्चे होशियार हैं, 10 बच्चे होशियार हैं, 10 बच्चे डल हैं, तो इस तरीके से उनकी एबिलिटी और उनके अचीवमेंट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, किसी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसमें कितने वर्कर हैं, 50 वर्कर हैं, 10 सीनियर वर्कर हैं और 40 जो हैं वो छोटे वर्कर हैं। तो इसी तरीके से इनका लेवल ये है, इनकी पोजीशन ये है, तो उनके काम के हिसाब से क्या है, क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड जो है कंपेरिजन। अब हमने क्या किया, हमने किया क्लासीफाई यानी वर्गीकरण। सेकंड है कंपैरिजन, यानी तुलना करेंगे। तो तुलना भी बहुत जरूरी है। तुलना के बेस पे क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी क्लास में 40 बच्चे हैं तो अगर 40 बच्चों की आपस में तुलना करें तो सारे बच्चे किसी ना किसी तरीके से अलग पाएंगे। कोई पढ़ाई में होशियार पाएगा, कोई मैथ में होशियार पाएगा, कोई इंग्लिश में होशियार पाएगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज़ में होशियार है, उनकी तुलना करके, कंपैरिजन करके। ठीक है, यानी हमें किसी के गुण का या अवगुण का कैसे पता चलता है, कंपैरिजन करके। ठीक है, तो individual difference in certain traits among various person is universal phenomenon. By the use of statistics, measurement help to compare one trait of an individual or a group with others. यानी अगर हम स्टेटिक्स का यूज करें तो मेजरमेंट किस में हेल्प करता है, कंपेयर करने में, तुलना करने में एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से। ठीक है, कोई भी दो इंसान हो, हम उनकी कंपैरिजन कैसे करेंगे कि भाई इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत कम है, ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, ये नाटा है, ये पढ़ने में होशियार है, पढ़ने में डल है, ये मैथ में होशियार है, ये इंग्लिश में होशियार है। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है,
थर्ड है प्रिडिक्शन, यानी हम भविष्यवाणी भी करते हैं। अब एजुकेशन का जो फील्ड है इसमें थोड़ी सी प्रिडिक्शन चलती है। अब कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा हो तो हम भविष्यवाणी लगा सकते हैं कि आगे जाके ये पर्टिकुलर बच्चा ये बनेगा। किसी की एक्टिविटीज़ अच्छी हो, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो तो हम कह सकते हैं कि आगे ये स्पोर्ट्स में जाएगा। कोई म्यूजिक में अच्छा है तो उसे देख के कह सकते हैं, कोई गाना गुनगुना रहा है, गा रहा है, अच्छी रिदम है उसकी, अच्छे सुर पकड़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे जाके क्या है, म्यूजिशियन बनेगा। ठीक है। तो मैनी डिसीजंस ऑफ अ डेली लाइफ इन्वॉल्व प्रिडिक्शन, यानी बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो प्रिडिक्शन पे आधारित होते हैं। हमारे रोज के जो डिसीजन होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे। तो वी मे बी इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम वेदर अ टेस्ट इन विजुअल रिकॉग्निशन में प्रिडिक्ट सक्सेस इन परसेप्शन इन एन एरोप्लेन। अब फिजिशियन में भी इंटरेस्टेड इन द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ ड्रग, यानी अगर फिजिशियन है वो किस चीज में भविष्यवाणी कर सकता है, जब कोई दवाई बना रहा हो, कोई ड्रग बना रहा हो। ठीक है। स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन प्रेजेंट टेस्ट में इंडिकेट सक्सेस इन फ्यूचर, यानी अगर किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बच्चा अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगा। ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन जो है ये इन्वॉल्व है फोरटेलिंग, यानी पहले से ही चला आ रहा है। इफ अ कंपनी हैज टू एम्प्लॉय सम सेल्समैन इट में अप्लाई अ टेस्ट और मेक सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन दैट टेस्ट, यानी हम जैसे किसी भी एमएनसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट के आधार पे वो अनुमान लगाते हैं कि ये बंदा हमारे सेल्स के लिए अच्छा है, अगर इसे सेल्स पर्सन के लिए रखें। इसी तरीके से इंटेलिजेंस का है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके बेस पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा अच्छा है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, भविष्यवाणी। दूसरा नेक्स्ट फंक्शन क्या हुआ, डायग्नोसिस यानी निदान। एजुकेशन में एजुकेशन और मेडिकल लाइन में ये वर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। आपने बीएड फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा डायग्नोसिस वर्ड, और अब सेकेंड ईयर में भी देखने के लिए मिल रहा है। और मेडिकल लाइन में जाते हैं तो वहाँ भी डायग्नोसिस वर्ड क्या है, देखने के लिए मिलता है। तो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ देखना और वीकनेसेस देखना, यानी कमजोरी देखना और ताकत देखना कि बच्चे का कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा टॉपिक मजबूत है। ठीक है। एजुकेशनल डायग्नोसिस से क्या मतलब है, यूज ऑफ वेरियस टेक्निकल प्रोसेस, यानी बहुत सारे टेक्निकल प्रोसेस यूज करना, अलग अलग टेक्निकल प्रोसेस यूज करना, जिससे कि हम बच्चे का पता लगा सकें कि उसकी वीकनेसेस क्या है, क्या उसे समझ नहीं आ रहा है, उसे पहचान सकें। किसके द्वारा, डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा। जब हम ये पहचान जाएंगे कि बच्चे की कमजोरी ये है, बच्चे को ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर हम उसे क्या देंगे, उपचार देंगे, रिमेडियल टीचिंग देंगे। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो है मेजरमेंट का, वो है काउंसलिंग एंड गाइडेंस, यानी मेजरमेंट के थ्रू अ काउंसलर कैन नो द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट, यानी जब काउंसलिंग होती है तो उससे बच्चे का पोटेंशियल पता चल जाता है कि इसे किस फील्ड में जॉब देनी है या किस फील्ड में ये जाएगा। ठीक है, उसकी चॉइस की फील्ड उसे मिल जाए। इन दीज डेज काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिविजुअल लाइफ, यानी आज के टाइम में काउंसलिंग और गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। जैसे कि बीएड आप लोगों ने किया, लेकिन आप लोगों को गाइडेंस सही तरीके से टीचर्स नहीं देते या स्कूल में नहीं बताया जाता, आपकी काउंसलिंग नहीं होती कि आपको क्या फॉर्म भरना है, कहाँ जाना है, आगे आपके लिए कौन कौन से स्ट्रीम हो सकते हैं, अपनी फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी गाइडेंस और काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है, हर एक इंडिविजुअल को। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है फंक्शन का, यानी और क्या कार्य है मेजरमेंट के, रिसर्च में भी आता है। तो मेजरमेंट क्या है, रिसर्च में भी इसका उपयोग होता है। जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ भी हमें चीज़ें क्या है, मेजर करनी पड़ती हैं। तो इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च वी जनरली टेक टू ग्रुप्स, यानी जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च क्या होता है, खोजबीन करना, यानी पहले से जिसने खोज कर रखी है उस पर दोबारा से रिसर्च करना, दोबारा से रिसर्च करना। ठीक है। तो उसमें दो ग्रुप हम लेते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी खोजबीन करते हैं कि क्या समस्या है, किस तरीके से हम उसे करेंगे। तो उसमें भी हम चीज़ों को क्या है, मीजर करते हैं। मीजरिंग प्रोग्राम उसके अंदर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी डिफरेंसेस बताता है दो ग्रुप के बीच में। ठीक है। जैसे कि किसी स्कूल में लड़कियों का स्कोर क्या है, या फिर पूरे यूपी में लड़कियों का स्कोर क्या है, कितनी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, कितनी उनकी स्कोरिंग है, कितनी लड़कियां फेल हो रही हैं। तो अगर हमें इस टॉपिक पे रिसर्च करनी हो तो हमें क्या है, मीज़र करना पड़ेगा, पूरा डेटा निकालना पड़ेगा। पहले तो देखेंगे यूपी में स्कूल कितने हैं। ठीक है। फिर स्कूल के बाद देखेंगे कि स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर कितनी लड़कियां हैं। तो ये सारी क्या होगा, मीजरमेंट होगा, सारी कैलकुलेशन के थ्रू होगा। फिर लड़कियों का देखेंगे कितना कितना स्कोर आ रहा है, फिर उनका मीन मीडियन मोड निकालेंगे, तो वहाँ क्या यूज होगा, मीजरमेंट। ठीक है। तो रिसर्च में क्या है, मीजरमेंट यूज होता है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है स्केल्स लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा है टॉपिक। स्केल्स एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट, भाई हमने मापन के सारे कार्य भी पढ़ लिए, उसके स्टेप्स भी पढ़ लिए कि किस तरीके से मापन होता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या मापन होता है। अब पैमाने क्या होते हैं मापने के, माप के स्तर क्या हैं, पैमाने क्या हैं, कैसे मापेंगे हम किसी भी चीज को, तो इसे 4 स्केल में डिवाइड किया गया है, यानी 4 पैमानों से मापा जाता है, 4 स्केल से, यानी 4 तरह की तराजू, ये समझ सकते हैं, ठीक है। पहली क्या है, फर्स्ट वन नॉमिनल स्केल, जिसे हम न्यूनतम स्तर बोलते हैं हिंदी में। सेकंड है ऑर्डिनल स्केल यानी क्रम सूचक पैमाना। थर्ड है इंटरवल स्केल, अंतराल स्केल। रेशियो स्केल, अनुपात पैमाना, ठीक है। ये 4 तरह की स्केल हैं। पहले नंबर पे ये आती है, दूसरे नंबर पे ये आती है, तीसरे पे ये और 4th नंबर पे ये। आपको सीरियल वाइज ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगी और ऐसे ही आपको लिखनी है, ठीक है। सबसे लोवेस्ट लेवल की यानी नॉमिनल स्केल जो है सबसे नीचे आती है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो नॉमिनल, फिर उसके बाद ऑर्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल के बाद क्या है, इंटरवल, फिर उसके बाद आएगी रेशियो। ये फर्स्ट नंबर की भी और सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। फिर जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऐड होती जाएंगी, जो इसकी विशेषता है वो इसमें भी ऐड हो जाएंगी, फिर इसमें, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल पहले इजी वे में देख लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे डिटेल में भी देखेंगे कि भाई नॉमिनल स्केल क्या है। इस स्केल के अंदर जो पहले वाली स्केल है, इसमें हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि क्लास में हम गए और हमने पूछा कि इसमें कौन कौन से जेंडर हैं, मेल है फीमेल है, ठीक है, क्लास के अंदर लड़की हैं और लड़के हैं, ठीक है। सिंपली कैटेगराइज करना है, यानी ओनली कैटेगराइज करना है, सिर्फ क्लासिफाई, ठीक है। फिर ऑर्डिनल स्केल में क्या करेंगे, कैटेगराइज तो करेंगे, फिर उन्हें रैंक भी लगाएंगे कि कितने बच्चे होशियार हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे कौन आता है, ठीक है। फिर है इंटरवल स्केल यानी थर्ड वन क्या है, इसमें ये वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक तो होंगी, इसकी भी होगी विशेषता, इसकी भी होगी। एक्स्ट्रा क्या होगा, इसमें इक्वल इंटरवल होगा, यानी दैट कैटेगराइज रैंक ऑर्डर आइटम एंड हैज इक्वल इंटरवल। यानी अगर किसी बच्चे को क्या है 0 मार्क्स आ रहा है या 0 इंटरवल है, या उसका बिल्कुल ये है कि क्लास में 0 है, तो उसमें 0 का मतलब 0 नहीं है, यानी ये बच्चा क्या है और सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है, ठीक है। रेशियो स्केल क्या है, इसके अंदर ये सारी विशेषता आ जाएंगी, लेकिन इसमें 0 का मतलब सिर्फ 0 होगा, यानी नो का मतलब नो। अगर 0 कह दिया गया है तो 0 ही होगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ना इसका कोई मतलब है, ठीक है, यानी कोई भी मेजरमेंट नहीं होगा। पढ़ते हैं दोबारा से। नॉमिनल स्केल यानी फर्स्ट नंबर की जो स्केल है वो है न्यूनतम स्तर। नॉमिनल स्केल फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल है, जिसमें हम क्या करते हैं, विद द नंबर सर्व्स एट टैग्स और लेबल्स और क्लासीफाई और आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। यानी हम इसमें क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि इस क्लास में इतने लड़की हैं और इतने लड़के हैं, ठीक है। सिर्फ क्लासीफाई करते हैं, उनकी बाकी विशेषता नहीं बताते कि कौन सी लड़की पढ़ाई में अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, कौन सा लड़का अच्छा है, कौन सा लड़का अच्छा नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, पहचानेंगे और वर्गीकरण करेंगे, सिर्फ क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। जो नॉमिनल स्केल है ये किस तरीके से यूज होती है, नॉन न्यूमरिक वेरिएबल्स हैं, यानी नंबर्स का यूज इसमें नहीं होता, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होती, दैट डू नॉट हैव एनी वैल्यू। इट इज क्वालिटेटिव यानी क्या है, गुण पे आधारित है, किस पे, गुण पे, ठीक है। नंबर्स आर यूज्ड हेयर टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, बस नंबर्स का किस लिए यूज है कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। Numbers do not define the object characteristic. The only permissible aspect of number in the nominal scale is counting. सिर्फ काउंटिंग हम कर रहे हैं इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। उदाहरण के लिए कि व्हाट इज योर जेंडर आपसे पूछने लगे, मेल या फीमेल, बस आपको क्या बताना है, ये टैग बताना है कि मैं फीमेल हूँ या फिर मैं मेल हूँ, बस ये टैग बताना है। आंसर आपको क्या देना है, मेल और फीमेल में, यानी एक उत्तर आपको देना है, ठीक है। सेकंड जो है ऑर्डिनल स्केल यानी क्रम सूचक पैमाना, ये क्या है, सेकंड लेवल ऑफ मेजरमेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, क्लासिफाई तो करेंगे ही, जो पहले वाले की विशेषता है वो ऐड ऑन होती चली जाएगी, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में ये 2 की ऐड हो जाएगी, फिर जब चौथा आएगा उसमें 3 की ऐड हो जाएगी। तो इसमें हम क्लासिफाई करेंगे, ऑर्डर करेंगे और रैंकिंग करेंगे डेटा की, यानी क्रम में लगाएंगे, ठीक है।
ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसे, ऑर्डर को, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ऑर्डिनल डेटा या ऑर्डिनल स्केल। इसमें भी क्वालिटेटिव डेटा पे फोकस रहता है और कैटेगरी पे फोकस रहता है। इट कैन बी ग्रुप नेम्ड और ऑल्सो रैंक, यानी इसमें हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं, नेम्ड भी कर सकते हैं और रैंकिंग भी दे सकते हैं। जैसे कि क्लास में हमने पूछा कि रैंकिंग क्या है बच्चों की, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आता है, तो ये क्या है, हमने रैंकिंग दे दी। या फिर किसी रेस्टोरेंट में हम जाके रेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड जो है इंटरवल स्केल यानी अंतराल स्केल। द इंटरवल स्केल इज द थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल, यानी तीसरे नंबर की है, लेकिन ये कैसे डिफाइन होती है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक माप पैमाने के रूप में परिभाषित किया गया है इसे, जिसमें दो चर के बीच का अंतर सार्थक है, यानी डिफरेंस between the two variable is meaningful. In other words, the variable are measured in an exact manner, not as in relative v in which the present of zero is arbitrary. Zero is arbitrary का मतलब क्या है भाई, स्केल है, ठीक है, बीच में जीरो है, इधर हमने 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा, इधर -1 -2 -3 -4, यानी जीरो का मतलब ये नहीं है कि खत्म, जीरो से आगे भी डिजिट है और जीरो से पहले भी है। जीरो टेम्परेचर पे भी क्या है, चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरवल स्केल। जीरो टेम्परेचर होगा तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, कोल्ड होगा, तो जीरो क्या है, इसमें आर्बिट्रेरी है, यानी शून्य की जो उपस्थिति है वो क्या है, मनमानी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक भी देख लो क्योंकि पूछ लेता है 2 नंबर में। द इंटरवल स्केल इज क्वांटिटेटिव, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि क्या है, मात्रात्मक होती है। इट कैन क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, यानी वैल्यूज के बीच में हम डिफरेंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं, माप सकते हैं उनके अंतर को। इट अलोज कैलकुलेटिंग द मीन एंड मीडियन ऑफ द वेरिएबल, यानी इसमें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएबल का मीन और मीडियन। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल यू कैन सब्सट्रैक्ट द वैल्यूज बिटवीन द वेरिएबल, यानी अगर हमें वेरिएबल का डिफरेंस समझना है तो हमें क्या, वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वेरिएबल में से। The interval scale is the preferred scale in statistics as it helps to assign any numerical values to arbitrary assessments such as feelings, calendar type, ठीक है। यानी सांख्यिकी के अंतराल पैमाना पसंदीदा पैमाना है, क्योंकि यह भावनाओं, कैलेंडर प्रकारों आदि जैसे मनमाने मूल्यांकन के लिए किसी भी संख्यात्मक मान को निर्दिष्ट करने में मदद करता है, ठीक है। फिर है रेशियो स्केल यानी अनुपात पैमाना, ये 4th नंबर का है, ये भी क्या है, क्वांटिटेटिव है, यानी मात्रात्मक है, इसे भी हम नंबर में मापेंगे। रेशियो स्केल यानी जैसे कि सिंपल रेशियो होता है 1:2 या 3:4, यानी कोई भी चीज है जैसे कि 55 75 है तो इनके बीच में हम क्या है, अनुपात निकालेंगे, इनके बीच में क्या है, रेशियो स्केल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये रिसर्च में यूज होती है, किस लिए, जिससे कि हम डिफरेंस को या फिर इंटरवल को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, तुलना कर सकें। तुलना कैसे करेंगे कि 1:2, ठीक है, 1:2, 3:4 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो इसका क्या है, यूनिक फीचर है, यूनिक कैरेक्टर है, लेकिन इट पजेज द कैरेक्टर ऑफ ओरिजिन और 0 पॉइंट, यानी इसमें अगर 0 है तो 0 का मतलब ये है कि ना इससे आगे कुछ है ना इससे पीछे कुछ है, इसमें कोई एग्जिस्ट नहीं करता और कोई गुण, ठीक है। तो ये हुआ रेशियो स्केल। तो ये 4 स्केल आपको समझ आई होंगी। पहली जो स्केल है यानी इसमें कैटेगरी करना, कैटेगराइज यानी क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना। दूसरे वाले में कैटेगराइज तो करेंगे, रैंक भी करना। थर्ड वाले में क्या है, कैटेगराइज भी करना और रैंक भी करना, लेकिन इक्वल इंटरवल पे। रेशियो स्केल क्या है, यानी इसमें सारी तीनों कैटेगरी का जो 3 है, जो 3 स्केल है इनके गुण तो होंगे ही, लेकिन अगर 0 है तो 0 का मतलब है कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो ये समझ आया होगा होपफुली। थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको क्योंकि स्केल थोड़ी सी टफ मानी जाती हैं, ये आगे आपको रिसर्च में यूज़ होती हैं जब आगे आप फर्दर स्टडी करना चाहेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आई है तो बता देना, दोबारा बता दूंगी, दोबारा समझा दूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।